नमो संस्कृताय प्यारे बच्चों। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 संस्कृत के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संधि प्रकरण के विषय में। जी हाँ बच्चों, संधि प्रकरण को हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कि इस साल सिलेबस में आपके कौन कौन सी संधियां हैं और किस प्रकार से हम उनको बिल्कुल आसान तरीके से याद कर सकते हैं, और वो भी मेरे अंदाज में बिल्कुल ट्रिकी तरीके से। पूरा वीडियो देखिएगा, और यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो उनको अवश्य देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा, आप वहां से जाकर के कक्षा 10 की संस्कृत की एक शानदार तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए करते हैं वीडियो प्रारंभ। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है संधि। संधि प्रकरण आपके जो है वो 3 अंक का है, ठीक है, और यहां पर आपके 3 संधियां कोर्स में दी हुई हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 संधियां हैं। एक तो है आपके अच संधि। अच का मतलब होता है बच्चों स्वर, तो अच संधि कह लो या स्वर संधि कह लो। एक तो आपके है स्वर संधि। दूसरा आपके जो कोर्स में है वो है आपके हल संधि। हल का मतलब होता है व्यंजन, तो आप इसको हल संधि कह लो या व्यंजन संधि कह लो। और तीसरी आपकी संधि है विसर्ग संधि। तो 3 संधियां आपके कोर्स में हैं और तीनों ही बच्चों एक एक अंक की हैं, ठीक है। तो तीनों में से एक एक प्रश्न आना स्वाभाविक है, तीनों में से एक एक प्रश्न अवश्य आएगा। तो यहां पर बात करें अच संधि में आपके जो कोर्स में कौन कौन सी संधियां दी हुई हैं, तो वो आपको यहां पर पढ़नी है। दूसरी है आपके यण संधि, तीसरी है अयादि संधि, चौथी संधि आपके है पूर्व रूप संधि, और 5वीं संधि है पर रूप संधि। ये 5 संधियां आपके कोर्स में है। 5 संधियां आपको स्वर संधि के अंतर्गत पढ़नी है। यहां पर गुण संधि और दीर्घ संधि दोनों आपके कोर्स से हटा दी गई है। इस बार जो व्यंजन संधि है इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो इसमें भी आपको 5 संधियां पढ़नी है। कौन कौन सी हैं, तो वो है, पहली संधि है चरत्व संधि, दूसरी है आपके जसत्व संधि, तीसरी संधि है आपके कोर्स में अनुस्वार संधि, चौथी संधि है ष्टुत्व संधि, और 5वीं संधि है बच्चों आपके कोर्स में ष्टुत्व संधि। तो इस प्रकार से 5 संधियां आपके कोर्स में हैं। विसर्ग संधि की बात करें तो विसर्ग संधि के आपको चारों जो संधियां होती हैं वही आपको यहां पर पढ़नी है। पहली है सत्व विसर्ग, दूसरी आपके उत्व विसर्ग, तीसरी है रुत्व विसर्ग, और चौथी संधि है आपके लोप विसर्ग। ये 4 संधियां आपके कोर्स में दी हुई हैं। तो इस प्रकार से आपको ये संधियां पढ़नी है, और ये तीनों जो संधियां हैं स्वर व्यंजन और विसर्ग, तीनों संधियां मिलकर आपके कुल मिलाकर के 3 अंक की हैं। अब इतना सारा मैटर पढ़ना है लेकिन अंक सिर्फ 3 के हैं, तो किस प्रकार से इनको बिल्कुल शॉर्ट किया जाए, तो आज हम वीडियो में स्वर संधि को पढ़ने वाले हैं। ये कंप्लीट 5 संधियां ट्रिक से हम समझेंगे और बहुत आसानी से आप इनको हल कर पाओगे। तो चलिए करते हैं। आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है स्वर संधि। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि और फिर विसर्ग संधि, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। एक ही वीडियो में कवर करने में वीडियो बड़ा हो जाता है, लेंथी वीडियो होने के कारण हर एक जो बच्चा है वो वीडियो नहीं देख पाता है, इसलिए यहां पर हम केवल स्वर संधि को पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि को, यानी कि अच संधि को। आपके कोर्स में जो संधियां हैं उन्हीं को हम यहां पर देखेंगे। देखिए, आपको पता है कि संस्कृत में 13 स्वर होते हैं मुख्य रूप से, तो वो कौन कौन से हैं पहले उसको देख लीजिए। ए, आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई और औ। ये 13 स्वर संस्कृत में होते हैं और इन्हीं 13 स्वरों का खेल है ये। देखिए, स्वर संधि कहते किसे हैं, तो आपको एक चीज समझनी है कि स्वर संधि, देखो संधि क्या होती है,
वर्णों का मेल संधि होती है। जब दो वर्ण मिलते हैं और उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन आता है, उसे ही संधि कहते हैं। लेकिन स्वर संधि किसे कहते हैं? तो आप सीधा समझ लीजिएगा कि स्वर बदलेगा तो स्वर संधि है, स्वर वर्ण में जो परिवर्तन होता है तो स्वर संधि है, व्यंजन वर्ण जब बदलता है तो व्यंजन संधि है, और जब विसर्ग बदलता है तो विसर्ग संधि है। ये सीधी इनकी परिभाषाएं होती हैं। इनको समझने की दृष्टि से आप ऐसे समझ सकते हो कि जब परिवर्तन स्वर में होता है तो स्वर संधि, व्यंजन बदलेगा तो व्यंजन संधि, और विसर्ग जब बदलता है तो विसर्ग संधि होती है। यहां पर हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि, तो निश्चित तौर पर कौन चेंज होगा? स्वर चेंज होगा, स्वर बदलेगा। तो यहां पर 13 स्वर हैं। अब ये 13 जो स्वर हैं, इन्हीं को हमने एक यहां पर एक डब्बे में पैक कर लिया है। ठीक है, आप इस प्रकार से इनको एक डब्बे में पैक कर लीजिए। देखो ट्रिक हम समझ रहे हैं इस ट्रिक से, जिससे कि आपकी जो संधि है बहुत आसान हो जाए। वैसे तो आपके पास पासबुक्स हैं, आपके क्लास टीचर ने भी आपको संधियां कराई होंगी, बहुत सारे उदाहरण लिखवाए होंगे, तो हम इतने सारे जो यहाँ पर डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको ट्रिक से समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको अगर आप जहां से भी पढ़ रहे हो, पढ़ने में बहुत आसानी हो जाए। तो देखिए, हमने 13 के 13 स्वरों को एक डब्बे में पैक कर लिया। अब हम इनको 3 भागों में बांट देते हैं। एक तरफ तो कर देते हैं ए आ, और एक तरफ यहां से री के बाद से हम इसको काट देते हैं, यानी कि ई उ री और री हमने ये दूसरे डब्बे में रख दिया, और तीसरे डब्बे में है ए ओ आई औ। तो इस प्रकार से आपको 3 भागों में इनको बांट लेना है। अब इन डब्बों को नंबर दे देंगे। पहला डब्बा है तो 1 नंबर, दूसरे को 2 नंबर और तीसरे को 3 नंबर। ठीक है, इस प्रकार से हमने दे दिया। और अब ये जो पूरा एक डब्बा है, ये भी तो एक डब्बा है पूरा, तो इसको दे दिया हमने डब्बा नंबर 4, तो ये चौथा नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर लोगे, बहुत आसान सा काम है। बस यहीं से हमारी ट्रिक है वो स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहली ट्रिक देखो, मैं यहाँ पर गुण और दीर्घ को नहीं बता रहा हूं, उसकी ट्रिक भी यहाँ पर आ जाती है, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा चीजें आपको नहीं बताना चाह रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हम पहली ट्रिक की बात कर लेते हैं। पहली ट्रिक हमारी यह है कि यदि यदि 2 + 4 2 + 4 हो तो वहां पर क्या होगी? लेकिन ध्यान रखना, यदि 2 + 4 हो लेकिन असमान हो, कैसे हो? असमान हो, तो संधि होगी वहां पर यण संधि। कौन सी संधि होगी? यण संधि। इसका मतलब कि दो का मतलब है कि दूसरे खाने में जो भी आपको दिख रहे हैं स्वर, इनमें से कोई सा भी अक्षर जो है वो प्लस से पहले हो, और प्लस के बाद 4 में तो सारे स्वर आ जाते हैं, तो सभी स्वरों में से कोई सा भी स्वर हो, लेकिन हमारी शर्त क्या है कि असमान स्वर हो। असमान स्वर अगर है तो वहां पर संधि क्या होगी? यण संधि होगी। जैसे जैसे हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए, प्रति प्लस एकम, प्रति प्लस एकम। अब प्रति में क्या है? लास्ट में टी में ई, तो ई दूसरे खाने का है, और ए जो है स्वर कोई सा भी हो सकता है, किसी भी खाने का हो सकता है। तो यहां पर 4 हम रखेंगे कि इनमें से किसी भी खाने का स्वर हो, तो वहां पर देखो असमान है, यहां पर ई है, यहां ए है, असमान स्वर है, तो यहां पर संधि क्या होगी? यण संधि होगी। हम इसको बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। और यण संधि में हमको एक क्या करना है, संधि कार्य कैसे करना है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि इसमें ई उ री और री जो है ना, ये क्रमशः या व र ल इनमें बदल जाएंगे। ठीक है भाई, तो ई ये में बदलेगा, उ वा में बदलेगा, री रा में बदलेगा, और री ला में बदलेगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, जैसे प्रति में ई है, तो ई किस में बदलेगा? या में। जब ई या में बदलेगा तो ई हटेगा तो तय आजा रह जाएगा, और ई का हो जाएगा या में ए जुड़ेगा तो ये, और आगे कम, तो क्या बन जाएगा? प्रत्येकम। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें मधु प्लस अरी, तो मधु मेरे को उ कौन से खाने का है? दूसरे खाने का है, और चौथे खाने में का मतलब है कि कोई भी स्वर हो सकता है, लेकिन असमान हो तो असमान ए है, इसलिए उ किस में बदलेगा? वा में बदलेगा। तो उ को वा में बदलो, उ हटेगा तो ध आधा रह जाएगा, और उ के जगह पर वह आ जाएगा, वह भी आधा है ना हलंत, और आगे ए इसमें मिलेगा तो वह पूरा हो जाएगा, और आगे री, तो क्या बनेगा? मधुवरी। ठीक है, ऐसे ही आप और उदाहरण देखते हैं, जैसे पितृ। ठीक है, पितृ प्लस आज्ञा, तो यहां पर पितृ में री है, री के बाद में असमान स्वर है, और री दूसरे खाने का है। ठीक है,
तो क्या करेंगे, पितृ में से री हटाएंगे तो तय आधा रह जाएगा, री का रा हो जाएगा और रा में आ जुड़ेगा तो रा हो जाएगा और ज्ञा क्या बनेगा, पित्राज्ञा। ठीक है, ऐसे ही हम री का उदाहरण देखते हैं, जैसे कि ली प्लस आकृति, तो ली अपने आप में पूरा एक स्वर है, तो ली जो है ये दूसरे खाने का स्वर है, तो ये क्या हो जाएगा, ली का ला हो जाएगा और ला में जब आ जुड़ेगा तो ला हो जाएगा और आगे आएगा लाकृति। तो इस प्रकार से आपको जो है यण संधि समझनी है। ऐसे उदाहरण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होने चाहिए कि यण संधि किस प्रकार से होती है। यदि 2+4 वाली स्थिति हो तो यण संधि होती है, और यण संधि में क्या कार्य करना है कि ई का या, उ का वा, री का रा और री का ला कर देना है। अगली हमारी जो संधि है वो है आयादी संधि। आयादी संधि में हम करेंगे 3+4, 3+4 मतलब तीसरे खाने का कोई भी स्वर हो, ठीक है, इनमें से कोई सा भी स्वर हो प्लस से पहले, और 4 का मतलब कोई भी स्वर हो, ठीक है, लेकिन यहां पर कोई शर्त नहीं है, समान हो चाहे असमान हो, कैसा भी स्वर हो, तो यहां पर जो संधि होगी वो होगी अयादी संधि। क्या संधि होगी, अयादी संधि। जैसे आप देखते हो कि ने प्लस अनम, ने प्लस अनम, तो यहां पर ने जो है तीसरे खाने का स्वर है, और इसके बाद जो कोई सा भी स्वर आ जाए, चाहे चौथे खाने में से सारे स्वर आ जाते हैं, तो ये 3+4 वाली स्थिति आती है, तो अयादी संधि होगी। और अयादी संधि में क्या काम करना है आपको कि ये जो 4 है ना, ए, ओ, आई और औ, ठीक है, ये कैसे बदल जाएंगे, ए बदलेगा अय में, ओ बदलेगा अव में, आई बदलेगा आय में और औ बदलेगा आव में। बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ए का अय कर देना है, ओ का अव, आई का आय और औ का आव करना है। जैसे आप देख सकते हो ने में ए है, ए का क्या हो जाएगा अय, तो ने में से ए हटेगा तो ने क्या रह जाएगा आधा, और आगे क्या है अय, ये आधा है और यहां क्या हो जाएगा अय, अय का भी यह आधा है और आगे क्या है अनम। अब न में ए जुड़ेगा तो न पूरा, य में ए जुड़ेगा तो यह पूरा, और आगे क्या है नम, तो बनेगा नयनम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देख लेना है कि अगर ओ है तो अव कर देना है, आई है तो आय कर देना है, औ है तो आव कर देना है। तो ये होगी अयादी संधि। तीसरी हमारी जो संधि है, यदि 1+3, 1+3 वाली स्थिति हो, 1+3 मतलब एक ए आ में से कोई सा भी स्वर पहले हो, तीन में से ए ओ आई औ इनमें से कोई सा भी स्वर पहले हो, तो यहां पर संधि होगी हमारी वृद्धि संधि। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि जैसे कि आप देखते हैं कि तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, तो तथा में क्या है आ पहले खाने का है और ए तीसरे खाने का है, तो 1+3 वाली जब स्थिति होती है तो संधि क्या होगी, वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि में संधि का काम कैसे होगा, तो आपको सीधा सीधा मैं बता दूं कि यहां पर देखिए ए या आ के बाद में ए ओ आई औ इनमें से कोई सा भी स्वर हो तो ध्यान दीजिएगा वृद्धि कर देना है अपन को, लेकिन यहां पर एक आदेश होगा। इन दोनों में तो क्या होता है सीधा आदेश, ई के स्थान पर य, उ का व है ना, ऐसे ए का अय, ओ का औ, केवल एक वर्ण चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों साइड प्लस से पहले वाला वर्ण और प्लस के बाद वाला वर्ण दोनों साइड जो है वो परिवर्तन आएगा, यानी ए और आ, और अगर ए बाद में है तो दोनों की जगह पर जो है वो आई हो जाएगा वृद्धि होकर। ऐसे ही ए आ के बाद में ओ हो तो इन दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा। ऐसे ही ए आ के बाद में आई हो तो दोनों के स्थान पर आई हो जाएगा, और ए आ के बाद में औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा। तो ये काम होगा वृद्धि संधि में। ठीक है, जैसे आप देखो तथा प्लस एव, तो तथा में क्या है आ, इधर ए, तो इन आ और ए दोनों के स्थान पर क्या कर देंगे आई, तो तय आ को हटा देंगे तो थ आधा रह जाएगा, और आ और ए दोनों के स्थान पर आई आ जाएगा, और इधर व। अब देखो तय थ में आई जुड़ेगा तो आई की दो मात्राएं होती हैं थई और वह, क्या बनेगा तथैव। ठीक है, तो इस प्रकार से रूप बनेगा, तो ये आपको समझ लेना है। ठीक है, अब देखिए अगली अब किस संधि बची है, पूर्व रूप और पर रूप। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है इनका, पूर्व रूप यानी पहले वाला रूप, पर रूप पर माने बाद वाला रूप। तो पहले वाला रूप कैसे होगा, तो यहां पर देखिएगा आप इनको ऐसे समझिए कि यदि ए ओ
के बाद में आ हो तो संधि होगी पूर्व रूप। ठीक है, ए ओ पहले हो बाद में आ हो तो संधि होगी पूर्व रूप। और जस्ट इसका उल्टा कि आ पहले हो और उसके बाद में ए ओ हो तो संधि होगी पर रूप। ठीक है, ए ओ के बाद में ए हो तो पूर्व रूप, क्योंकि इधर देखो ए ओ पहले हो और आ बाद में हो तो पूर्व रूप, और आ पहले हो और ए ओ बाद में हो तो पर रूप, ये संधि होती है। हरे प्लस आओ, हरे प्लस आओ। अब हरे में क्या है ए और इधर क्या है आ, तो देखो यहां पर क्या करना है कि यहां पर ए है यहां ए है तो यहां पर पूर्व रूप संधि है, मतलब पहले वाला रूप आएगा। पहले वाला रूप से मतलब पहले क्या है ए, तो ए आएगा, लेकिन दोनों की जगह पर। ठीक है, दोनों की जगह पर ए आएगा तो यहां पर रूप बनेगा हरे। ठीक है, ए पहले वाला रूप ए आएगा, लेकिन ये ए ना इसके प्रतीक के रूप में हम अवग्रह चिन्ह लगा देंगे, ये एस वाला जो चिन्ह है वो लगा देंगे और वह तो बनेगा हरेव। ठीक है, और यही पूर्व रूप संधि की पहचान है। जहां आपको ये दिख जाए ना अवग्रह चिन्ह तो समझ लेना यही पूर्व रूप संधि है। और पर रूप का देखो इसको जस्ट उल्टा है, जैसे कि देखो प्र प्लस ए देते तो यहां प्र में ए है यहां ए है, तो क्या करेंगे बाद वाला रूप होगा, बाद वाला होगा तो यहां पर ए और ए दोनों के स्थान पर ए आएगा, तो प्र में ए जुड़ेगा प्रे और आगे धते प्रे धते। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर रूप बनेगा। बहुत आसान सा काम है। तो ये आपकी स्वर संधि है, आशा करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों बहुत आसान है इन संधियों को समझना। आपको बस समझना क्या है कि यदि 2+4 वाली स्थिति हो और 4 में मतलब सारे स्वर आते हैं लेकिन असमान होने चाहिए तो यण संधि होगी, और यण संधि में ई उ रील री के स्थान पर यवरल हो जाता है। ऐसे ही 3+4 वाली स्थिति हो तो इस साइड में से देख लेना, 3+4 वाली स्थिति हो तो अयादि संधि होगी, और अयादि संधि में ए ओ ऐ औ के स्थान पर आय आव हो जाता है। इधर वृद्धि संधि में 1+3 वाली स्थिति हो तो वृद्धि संधि होती है, और वृद्धि संधि में क्या होता है कि ए आ पहले हो बाद में ए ओ ऐ औ हो तो दोनों वर्णों के पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर क्रमशः ऐ औ आदेश हो जाता है, एक आदेश हो जाता है। यहां पर ए ओ प्लस ए वाली स्थिति हो तो पूर्व रूप होगी, और पहले ए हो बाद में ए ओ हो तो पर रूप होगी। बहुत आसान सा काम है। अब देखिए साथियों उदाहरण बहुत सारे हैं आपके पास में उदाहरण लिखे हुए हैं, आपके सर ने भी आपको बहुत सारे उदाहरण करवाए होंगे, लेकिन मेरा मकसद है कि आपको संधियों को दिमाग में फिट करना, आपको अच्छे से समझाना, चुटकियों में संधि आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। उदाहरण कहीं भी इससे भी पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में कोई भी नया उदाहरण उठ करके आ सकता है। यदि आप केवल उदाहरण रटने में विश्वास रखते हो तो आप एग्जाम में धोखा खा जाओगे। इसलिए मेरी मानिए तो कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप संधि के स्वर संधि के किसी भी उदाहरण को कर पाओगे, और ये वीडियो आपके लिए एग्जाम में एक रामबाण की तरह सिद्ध होगा। तो आशा करता हूं बच्चों बहुत अच्छे से आपको ये संधियां समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, वीडियो को हाइप कर दें अभी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल व्यंजन संधि के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।